Today we'll start a new topic, a new chapter of class 8, that is crop production. So without wasting any time, let's roll the intro. चैप्टर का स्टार्ट ये हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में करते हैं. चैप्टर का नाम ही है क्रॉप प्रोडक्शन. तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज क्रॉप. सो क्रॉप व्हेन अ सिमिलर काइंड ऑफ प्लांट्स आर ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया. जब एक ही टाइप का प्लांट्स को हम बहुत लार्ज एरिया में ग्रो करें उसको हम बोलते हैं क्रॉप. ठीक है. सो द प्रोडक्शन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ प्लांट्स ओवर अ लार्ज एरिया इज कॉल्ड क्रॉप प्रोडक्शन. चाहे हम कुछ भी करें, चाहे राइस, कॉटन, शुगर केन, वीट, मस्टर्ड, ज्वार, बाजरा, कुछ भी अगर हम ग्रो करें लार्ज स्केल में करें उसको हम बोलते हैं क्रॉप प्रोडक्शन. बेसिकली ये चैप्टर एग्रीकल्चर का पार्ट है. क्रॉप प्रोडक्शन किसमें आता है? एग्रीकल्चर. और एग्रीकल्चर है क्या? द प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग क्रॉप्स or the science that deals with the practice of growing crop and livestock production, it is called as agriculture. So agriculture क्या है? वो ब्रांच साइंस का जिसमें हम क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में पढ़े और लाइफ स्टॉक यानी एनिमल से मिलने वाले प्रोडक्ट्स का भी इंक्रीमेंट या उनको प्रोड्यूस करने के बारे में बात करें उसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं. सो चलिए चैप्टर में चलते हैं. सबसे पहले टॉपिक आता है क्रॉप, जिसको हमने डिस्कस कर लिया कि व्हेन अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट इज ग्रोन ओवर अ लार्ज एरिया इट इज कॉल्ड एज क्रॉप. और क्रॉपिंग सीजन होते हैं. बेसिक टू क्रॉपिंग सीजन है, रबी सीजन एंड खरीफ सीजन. रबी सीजन द सीजन इन विच सीड्स आर सोन इन द मंथ ऑफ नवंबर दिसंबर एंड हार्वेस्टेड इन द मंथ ऑफ फरवरी मार्च इज कॉल्ड रबी सीजन. सो वो सीजन क्रॉपिंग सीजन जिसमें हम सीड्स को बोते हैं नवंबर दिसंबर के मंथ में और फसल काटते हैं फरवरी मार्च के बीच में, वैसे सीजन को हम बोलते हैं रबी सीजन. वीट और मस्टर्ड इसका बेस्ट एग्जांपल है. आप जानते होंगे वीट, गेहूं ठंड के मौसम में दीज आर आल्सो कॉल्ड विंटर सीजन क्रॉप्स. हम रबी सीजन क्रॉप्स को विंटर सीजन क्रॉप भी बोलते हैं. सो रबी सीजन क्रॉप्स का बेस्ट एग्जांपल वीट एंड मस्टर्ड. अब चलते हैं हम खरीफ सीजन में. जनरली इसको समर सीजन क्रॉप्स या रेनी सीजन क्रॉप भी बोलते हैं. सो खरीफ सीजन क्रॉप. So Kharif season is a season in which seeds are sown in the months of July, August or June, July and harvested in the month of October to November. वो सीजन जिसमें सीड्स का बुआई हम जून या जुलाई में करें बरसात आने के साथ और उसका कटाई जो है, हार्वेस्टिंग जो है वो हो नवंबर दिसंबर के टाइम में या अक्टूबर नवंबर के टाइम में, उसको हम बोलते हैं खरीफ सीजन. राइस जो है ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है, कॉमन एग्जांपल है, सब जान सकते हैं. राइस जो है वो खरीफ सीजन का क्रॉप्स है. ठीक है. तो इनके बीच में डिफरेंस है. पहला तो हार्वेस्टिंग का, दूसरा है अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड. जैसे आप समझ पा रहे हो खरीफ सीजन क्योंकि रेनी सीजन में होता है तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है एज कंपेयर टू विंटर सीजन. तो आप डिफरेंस में लिख सकते हैं द अमाउंट रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन, अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स ऑफ खरीफ सीजन इज मोर एंड द अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप्स ऑफ रबी सीजन इज लेस. तो बेसिक ये दो डिफरेंस है बिटवीन खरीफ सीजन एंड रबी सीजन. अब बेसिकली होता क्या है क्रॉप प्रोडक्शन के टाइम में ना, फार्मर्स बहुत सारा टूल्स और टेक्निक अप्लाई करते हैं. उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर टूल्स, या आप बोल सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि बहुत सारा प्रोसेस के थ्रू जाके क्रॉप प्रोडक्शन हो पाता है. तो जो बेसिक 7 प्रोसेस जो है क्रॉप प्रोडक्शन का वो है, आइए देखते हैं. Basic 7 agriculture activities are: number 1 is preparation of soil, number 2 is sowing of seeds, number 3 is adding manures and fertilizers, number 4 is irrigation, number 5 is removal of weeds, number 6 is harvesting, and last one, the point number 7 is storage, means properly store energy. So these are the basic proper 7 agriculture activities that any farmer do while ग्रोइंग ऑफ क्रॉप. सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, यानी सॉइल को तैयार करना प्रॉपर से सीड सोइंग और क्रॉप प्रोडक्शन के लिए. नंबर 2 सोइंग ऑफ सीड्स, यानी सीड का बोना मिट्टी के अंदर. नंबर 3 इज एडिंग मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स. क्या है, हर कंपोनेंट जो क्रॉप प्लांट्स के प्रॉपर ग्रोथ के लिए जरूरत है सॉइल से उसको नहीं मिल पाता तो हम लोग मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स ऐड करते हैं. फिर जब पानी की जरूरत को पूरा करते हैं तो वो आएगा इरिगेशन में. उसके बाद हम करते हैं रिमूवल ऑफ वीड्स. वीड्स क्या होता है, अनवांटेड प्लांट्स. वो प्लांट जो हमारे क्रॉप प्लांट से उग गए हैं, जो हमें जरूरत नहीं है, वो हमारे क्रॉप प्लांट्स के ग्रोथ को इफेक्ट डाल रहे हैं, वैसे प्लांट्स के ग्रोथ को हम रिमूव करना है. रिमूवल ऑफ वीड्स के बाद होगा कटिंग. हार्वेस्टिंग मींस क्रॉप जो हमारा प्रॉपर्ली ग्रो हो गया उसको हार्वेस्ट करना, काटना. और लास्टली जो पॉइंट है दैट इज स्टोरेज, मींस प्रॉपर्ली स्टोर करना है. कहाँ रख रहे हैं हमें इस चीज का ध्यान रखना है. तो
इन सब चीजों को करते वक्त जो भी टूल्स और टेक्निक फार्मर यूज करता है उसको हम बोलते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट यानी वो टूल या टेक्निक जो फार्मर यूज कर रहा है क्रॉप प्रोडक्शन के दौरान उसको हम बोलते हैं इम्प्लीमेंट। तो वन बाय वन ये सातों पॉइंट के बारे में हम देखेंगे, जो कि सबसे पहले आता है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल यानी सॉइल को तैयार करना, जिसमें दो पॉइंट बटा हुआ ये पूरा टॉपिक। उसमें सबसे पहला प्लफिंग एंड दूसरा लेबलिंग। प्लफिंग में होता क्या है, द लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ सॉइल इज कॉल्ड प्लफिंग। प्लफ मींस होता है हल। आप देखेंगे फार्मर जो होता है वो हल से मिट्टी को नीचे वाले मिट्टी को खोद करके ऊपर लेके आता है, लेवल को चेंज करता है मिट्टी के, इट इज कॉल्ड प्लफिंग। और लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल, सॉइल लूज हो जाता है, टर्न हो जाता है, इसको हम प्लफिंग बोलते हैं। तो क्यों करता है फार्मर ऐसा, इसके बहुत सारे फायदा है। सबसे पहले कि जो अपर लेयर है जहां पे प्लांट को उगना है सॉइल का, वो जो ज्यादा फर्टाइल सॉइल है वो ऊपर आ जाए। सॉइल लूज हो जाने के कारण सीड प्रॉपर डेप्थ में अच्छे से बोया जा सकता है। उसके बाद जब अगर सॉइल लूजन है तो रूट जो है प्लांट का वो आसानी से एकदम डीपर जा सकता है पानी की खोज में। साथ साथ पानी का कंसंट्रेशन भी ज्यादा हो जाएगा सॉइल के लोअर लेवल में अगर सॉइल टर्न है या लूजन है। उसके बाद अगर सॉइल टर्न किया हुआ या लूजन है तो अर्थवॉर्म का ग्रोथ आसानी से हो सकता है, ताकि क्रॉप प्रोडक्शन भी और फर्टिलाइजेशन जो आप कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स और मैन्योर्स भी जब हम बाद में अप्लाई करेंगे तो वो भी अच्छे प्रॉपर डेप्थ तक जाएगा। तो ये कुछ फायदे हैं लूजनिंग और टर्निंग ऑफ सॉइल। और जब प्लफिंग के बाद ये सॉइल को टर्न कर दिया जाए लूजन सॉइल को, उसके बाद इसका लेबलिंग किया जाता है। मींस एक फ्लैट सरफेस का यूज किया जाता है ताकि क्रॉप सॉइल जो है वो एक लेवल पे आ जाए, यूज होगा। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट था प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। अब चलिए दूसरे पॉइंट में चलते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स। Now point number 2 is sowing of seeds. So what is sowing? The process of putting the seeds into the soil is called sowing. वो प्रोसेस जिसमें हम सीड को सॉइल के अंदर डालते हैं उसको हम बोलते हैं सोइंग। तो सोइंग करने से पहले सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये होता है फॉर एनी फार्मर दैट we should use a good quality seeds. And how will you differentiate between a good quality seed and a bad quality seed? तो सबसे अच्छा प्रोसेस उसका वो है कि हम सारे सीड्स को पानी में डाल दें, और जो लाइटर सीड्स होते हैं मींस पानी के अपर लेयर में आकर के जो सीड्स जमा हो जाएंगे वो बैड क्वालिटी सीड्स है। हेवियर सीड्स को हम गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स बोलते हैं। तो जो ऐसा हम यूज कर सकते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स और बैड क्वालिटी ऑफ सीड्स। साथ ही साथ हम प्रॉपर डेप्थ में मींस सीड शुड बी सोन एट प्रॉपर डेप्थ, ये नहीं कि ऊपर छोड़ दे और फिर उसका ग्रोथ ही रुक जाए, तो प्रॉपर डेप्थ में होना चाहिए। एंड तीसरा, द डिस्टेंस बिटवीन टू सीड्स शुड बी प्रॉपर, एक प्रॉपर डिस्टेंस होना चाहिए ताकि दो सीड्स, दो क्रॉप प्लांट्स आपस में ही न्यूट्रिशन के लिए, स्पेस के लिए, सनलाइट के लिए कंपीट ना करने लगे और हमारे क्रॉप्स को नुकसान हो जाए। तो बेसिक ये तीन चीज हमें ध्यान रखना है सीड सोइंग के टाइम में कि वी शुड यूज अ गुड क्वालिटी ऑफ सीड। And how will you differentiate between a good quality and bad quality seed? That you will put all the seeds into a beaker or containing water. All the seeds that will be settled down into the bottom of the beaker, that will be a good quality seed, and the seed that will float at the upper layer of the water will be a bad quality seed. And then we should sow the seeds at a proper depth, and the distance between two seeds should be also proper so that they should not compete for water, sunlight, and space between them. So till now we have read about the 2 points of agriculture activities. Number 1 is sowing of seed. Number 1 is preparation of soil, in which ploughing, tilling, leveling has came, and number 2 is sowing of seed. Now we will move to point number 3rd, that is application of manures and fertilizers. So first we should understand why there is a need to apply manures and fertilizer. ना देखिए, क्योंकि ईयर बाय ईयर डेली हम एक ही पैच ऑफ लैंड से क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो हो सकता है कि सॉइल से वो न्यूट्रिएंट्स उतना अमाउंट में ना हो जितना हमें प्रॉपर ग्रोथ के लिए, प्लांट्स के लिए चाहिए। तो हम मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का यूज करते हैं ताकि जो भी न्यूट्रिएंट्स की कमी है सॉइल में वो वापस से प्लांट्स को मिल पाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स है क्या। बेसिकली आपको सबसे पहले इनके बीच में डिफरेंशिएट करना आना चाहिए। तो मैन्योर्स क्या है, वो नेचुरल थिंग से बना हुआ है, जैसे वेजिटेबल पील्स हो गया, काउ डंग, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कंपोनेंट, उसको अगर हम सॉइल में डिग करके सॉइल को ऊपर से ढक दें तो वो मैन्योर का रूप ले लेता है। और साथ ही साथ फर्टिलाइजर्स क्या है, दीज आर मेड इन फैक्ट्रीज बाय द हेल्प ऑफ केमिकल्स, ये केमिकल के हेल्प से बना हुआ होता है। मैन्योर्स आर मेड फ्रॉम नेचुरल ऑर्गेनिक सब्सटेंस, व्हाइल fertilizers are made up of inorganic substance. Fertilizers are made in factories while manures are made in our homes or playground. Manures provides humus to the soil. Humus क्या है, the black substance which is present inside the soil formed due to decomposition of natural substance. जब भी कोई natural substance soil में decompose होता है
तो वो ब्लैकी टाइप के कंपोनेंट्स में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ह्यूमस। और मैन्योर से क्या होता है, सॉइल के ह्यूमस मिलता है। ह्यूमस का फायदा ये है कि सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, पानी ज्यादा देर तक होल्ड कर सकता है। अलूवियल सॉइल जो है, जो हमारे इंडिया के नॉर्दर्न प्लेस में पाया जाता है, उसमें ह्यूमस बहुत ज्यादा पाया जाता है, तो उसका वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा है। और जिस भी सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छा होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए अच्छा होता है। तो हम ये ऐसा कह सकते हैं, मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू द सॉइल व्हाइल फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस टू द सॉइल। बट मैन्योर्स आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स अगर चाहिए कि लंबे समय तक क्रॉप प्रोडक्शन जो अच्छा होता रहे, तो हम मैन्योर यूज करेंगे। फर्टिलाइजर जो होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए हमारा क्रॉप प्रोडक्शन बहुत ज्यादा बढ़ा देता है, लेकिन इसके नुकसान भी है। बिकॉज फर्टिलाइजर्स आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, इट इज responsible for soil pollution and water pollution. Manure does not cause any kind of pollution. तो basically ये चार डिफरेंस है मैन्योर्स और फर्टिलाइजर का। मैन्योर्स आर मेड इन ग्राउंड्स और प्लेग्राउंड्स, फर्टिलाइजर्स आर मेड इन फैक्ट्रीज। Manures are made up of organic substance, fertilizers are made up of inorganic substance. Manures provides humus to the soil, fertilizers does not provide humus to the soil, and manures are used for long term benefits and fertilizers are used for short term benefits. तो अब आप आगे चलते हैं अपने अगले पॉइंट में, जो कि है इरिगेशन। नेक्स्ट टॉपिक इज इरिगेशन। तो इरिगेशन का मतलब क्या है, सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप प्लांट। पानी को हम अपने क्रॉप प्लांट तक पहुंचाते हैं, इसी प्रोसेस को हम इरिगेशन बोलते हैं। पाया क्या, बेसिकली वाटर का क्यों जरूरत है प्लांट को, पहले हम वो समझ लेते हैं। तो बेसिकली सीड का जर्मिनेशन पानी के बिना हो नहीं पाता है। Thus, germination of seed does not occur in absence of water. साथ ही साथ अगर पानी नहीं होगा तो सॉइल ड्राई हो जाएगा, जिसके कारण प्लांट्स का जो रूट है वो प्रॉपर्ली पेनिट्रेट नहीं, मतलब अंदर नहीं जा पाएगा सॉइल के अंदर। उसके बाद हॉट करंट चलता है, मतलब गर्म हवाएं चलती है, तो उससे प्लांट्स को बचाता है पानी, ठीक है। और साथ साथ जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं सॉइल के लोअर लेवल में, पानी अगर नहीं होगा तो वो अपर लेवल में नहीं आ पाएंगे, पानी के कारण वो मिक्स होकर के अपर लेवल में आ जाते हैं। तो बेसिकली ये चार फायदे हैं पानी यूज करने का। सबसे पहला, जर्मिनेशन ऑफ सीड प्रॉपर्ली हो पाएगा। दूसरा, रूट्स जो है वो मॉइस्ट सॉइल में प्रॉपर्ली पेनिट्रेट कर पाएंगे सॉइल के अंदर। तीसरा, हॉट करेंट्स, मतलब जब गर्म हवाएं चलेंगी तो वाटर जो होगा वो विथस्टैंड, मतलब उसको झेलने का क्षमता प्रोवाइड करेगा प्लांट को। एंड फोर्थ वन, जो न्यूट्रिएंट्स है वो प्रॉपर्ली ऊपर आ सकता है और अच्छे से प्लांट उसको एब्जॉर्ब कर सकता है। तो उसके बाद क्या है, इरिगेशन जो है ना, वो पुराने मेथड में बहुत सारे इरिगेशन जो होता है लेक से होता है, रिवर से होता है, कैनल्स के थ्रू होता है। और ज्यादातर इंडिया मॉनसूनल क्लाइमेट है, तो हम लोग रेनफॉल पे ही डिपेंडेंट होता है खरीफ सीजन में। बट कुछ अमाउंट ऑफ वाटर तो हमेशा देना ही पड़ता है हमें इरिगेशन में। और रबी क्रॉप में तो इरिगेशन ही है, क्योंकि वो विंटर सीजन क्रॉप है। तो इरिगेशन जो है पुराना बहुत सारा मेथड है, राहत है, ढेकली है, वो सब चलता है। लेकिन अभी हमें बेसिकली मॉडर्न मेथड्स के बारे में पढ़ना है, जिसमें दो सबसे इंपॉर्टेंट है। वन इज वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड नंबर टू इज ड्रिप इरिगेशन मेथड। सो व्हाट इज वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम? आपने प्लेग्राउंड में देखा होगा, बड़े बड़े क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड में वो पाइप्स के थ्रू पानी आता रहता है, उसका नोजल जो होता है वो रोटेट करता रहता है, तो पानी जो गिरता है पूरे ग्राउंड में वो थोड़ा बारिश की तरह गिरता है। मींस वाटर comes out with a full pressure and the rotating nozzle allow the water to come down as a rain. इस टाइप के प्रोसेस को हम वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम बोलते हैं। ये पानी कम बर्बाद करता है और दूर दूर तक पहुंचा सकता है। साथ ही साथ नेक्स्ट इज ड्रिप इरिगेशन मेथड, जो थोड़ा महंगा है, बट आप कह सकते हैं इसमें वाटर लॉस बिल्कुल भी नहीं होता है। बिकॉज इन ड्रिप इरिगेशन मेथड वाटर इज बीइंग सेंट टू द क्रॉप प्लांट्स थ्रू परपेंडिकुलर पाइप्स ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द रूट्स ऑफ द प्लांट। पाइप्स पूरे खेतों में फैले हुए होते हैं और ड्रॉप बाय ड्रॉप प्लांट के रूट तक पानी को पहुंचाया जाता है। इसमें वाटर लॉस बिल्कुल कम होता है। तो इरिगेशन में ये बेसिक दो मेथड है, वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम एंड ड्रिप इरिगेशन मेथड। इसको अगर हम यूज करेंगे तो वाटर लॉस बिल्कुल नहीं होगा। और ये सब करने से पहले हमें बेसिकली अपना क्रॉपिंग पैटर्न पे भी ध्यान देना होगा। क्रॉपिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए? क्रॉपिंग पैटर्न में सब किस पैटर्न में क्रॉप्स को ग्रो कर रहे हैं। तो अगर आपको क्रॉप प्रोडक्शन का प्रोड्यूस यील्ड ज्यादा चाहिए तो हमें क्रॉप रोटेशन फॉलो करना होगा और मल्टीपल क्रॉपिंग। तो क्रॉप रोटेशन होता क्या है, सीजन बाय सीजन हम क्रॉप के प्रोडक्शन को रोटेट करें, मतलब इस साल कोई और क्रॉप्स लगाएं तो अगले साल कोई और क्रॉप्स लगाएं। इससे होगा क्या, एक टाइप का न्यूट्रिएंट सॉइल से गायब नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस सीजन में अगर हम राइस लगा रहे हैं तो राइस को जो जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो तो सॉइल से ले लेगा, फिर अगली बार हम राइस ही लगाएंगे तो फिर उसी टाइप का न्यूट्रिएंट सॉइल से बार बार गायब होना शुरू हो जाएगा। तो अगर हम दूसरा क्रॉप लगाते हैं तो पहले में मान लीजिए राइस जो होता है वो नाइट्रोजन ले लेता है, फास्फोरस लेता है, पर अगली बार जो प्लांट लगाते हैं वो नाइट्रोजन फास्फोरस नहीं लेगा,
तो नाइट्रोजन फास्फोरस को रिसाइकल होने का थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा। तो ऐसे हम करते रहेंगे तो क्रॉप प्रोडक्शन जो है नुकसान कुछ समय, लंबे समय तक अगर हम क्रॉप प्रोडक्शन एक ही फील्ड से कर रहे हैं तो नुकसान हमें कम होगा। इसको हम बोलते हैं क्रॉप रोटेशन। एंड दूसरा है मल्टीपल क्रॉपिंग, मींस एक ही पैच ऑफ लैंड में एक ही सीजन में हम एक से ज्यादा क्रॉप्स उगाएं। जैसे अब वीट के फील्ड में हम कुछ कुछ मस्टर्ड का भी प्लांट लगा देते हैं, सरसों का, ताकि जो जो खाली जगह बच गया है उसका यूज हो जाए। एक ही पैच ऑफ लैंड में एक से ज्यादा प्रोड्यूस हम करेंगे तो इससे फायदा ये होता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसा एटमॉस्फेरिक कंडीशन हो जाता है कि एक टाइप का प्लांट ज्यादा खराब हो सकता है। मान लीजिए मस्टर्ड पूरा खराब हो गया तो उस पैच ऑफ लैंड से उस फार्मर को थोड़ा कम नुकसान हुआ क्योंकि उसके पास वीट भी है, वरना वो सिर्फ और सिर्फ मस्टर्ड लगाता तो हो सकता था पूरा मस्टर्ड खराब हो जाए। तो इसका एक फायदा ये है कि लॉस जो होता है ना, लॉस उसको कम किया जाता है फार्मर का। रिस्क ऑफ लॉस विल बी रिड्यूस बाय मल्टीपल क्रॉपिंग। तो हम ऐसे दो टाइप का क्रॉपिंग फॉलो कर सकते हैं, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड क्रॉप रोटेशन। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज वीडिंग। एंड वीडिंग क्या है? द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स। द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वीड्स मतलब वो प्रोसेस जिससे हम वीड्स को हटाते हैं, दैट इज कॉल्ड एज वीडिंग। तो पहले वीड्स है क्या वो समझना ज्यादा जरूरी है। तो वीड्स है क्या? द अनवांटेड प्लांट्स ग्रोन विथ आवर क्रॉप प्लांट। वो प्लांट जो खुद ब खुद उगाए हैं हमारे प्लांट्स, हमारे क्रॉप प्लांट के साथ, तो उसको हम वीड्स बोलते हैं। और इन्हें हटाना क्यों जरूरी है? देखिए, आप फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, मैन्यूर यूज कर रहे हैं, इरिगेशन लगा रहे हैं, अपना मेहनत अप्लाई कर रहे हैं, और वो सारा मेहनत खा कौन जा रहा है? वीड्स। दूसरा प्लांट्स में सारा एनर्जी खत्म हो जा रहा है, आपके प्लांट्स को उतना न्यूट्रिएंट मिल ही नहीं पा रहा है, तो आपका प्रोडक्शन में नुकसान हो सकता है। सो वीड जो है वो स्पेस भी लेता है, सनलाइट भी लेता है, और हमारे न्यूट्रिएंट्स को भी, सॉइल के न्यूट्रिएंट्स को भी यूज करता है। तो इससे हमारे क्रॉप प्लांट्स को नुकसान है। तो वीडिंग करना जरूरी है। वीडिंग बहुत सारे तरीकों से होता है। एक तो हैंड पिकिंग है, ठीक है, हम अपने हैंड से जाकर जहां वीड्स मिले उसको यूज कर सकते हैं। एंड दूसरा बाय यूजिंग वीडीसाइड्स। वीडीसाइड्स आर द केमिकल दैट किल्स वीड्स। दे डज नॉट इफेक्ट डायरेक्टली आवर क्रॉप प्लांट्स। वो हमारे क्रॉप प्लांट्स को नहीं खराब करते, उसको हम अप्लाई करेंगे तो वो हमारे जो भी वीड्स है उसको खत्म कर देगा। तो वीडीसाइड्स आर द केमिकल दैट किल्स वीड्स। क्लियर है? तो वीडिंग क्या है? रिमूवल ऑफ weeds is called weeding. And weeds क्या है? Weeds are the unwanted plant that grown with our crop plant. They compete with our original crop plant for sunlight, for nutrients, for water, and that will affect the growth of our crop plant. इसलिए weeds को remove करना जरूरी है। तो अभी तक हम 5th point तक पहुंच चुके हैं, रिमूवल ऑफ weeds, और हम चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। So the 6th point is harvesting, means the process of cutting and gathering of crop. जब क्रॉप्स पूरी तरह बढ़ जाएगा तो उसका काटना और उसको गैदर करना, एक जगह रखना, that is called as harvesting. तो हार्वेस्टिंग मेनली सिकल यानी हसुआ हिंदी में उसको बोलते हैं, उससे फिजिकली किया जाता है। ह्यूमन लेबर लगा करके, एफर्ट लगा करके उसको कट करके जमा करता है। और आजकल मशीन्स के थ्रू भी हो सकता है, उसको कंबाइंड मशीन बोलते हैं। खैर, कंबाइंड मशीन तो हार्वेस्टर भी होता है और थ्रेशर भी होता है, एक साथ वो मशीन होता है। मेनली क्या करता है, वो भूसा जो होता है, शाफ, उसको अलग करता है हमारे ग्रेन से। एक्चुअली क्रॉप्स में क्या होता है, हम जब कटाई करते हैं तो पुआल और भी बहुत सारा एक्स्ट्रा सब्सटेंस होता है अदर देन सीड, तो उसको अलग करना, सीड को उस अदर पार्ट से अलग करना, उसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग जो होता है ना, वो थ्रेशर मशीन से होता है अगर आप हैंड कटिंग कर रहे हैं तो। वरना अगर आप कंबाइंड मशीन का यूज कर रहे हैं तो नाम में छुपा है कंबाइंड, यानी दो चीजों का वो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वेस्टर एंड थ्रेशर। वो मशीन जब चलता है तो वह हार्वेस्टर और थ्रेशर की तरह काम करता है, और जब उससे प्रोड्यूस निकलेगा तो प्रॉपर ग्रेन्स हमें मिलते हैं, ठीक है। और अगर हम हैंड कटिंग कर रहे हैं तो उसके बाद हमें विनोइंग भी करना होता है। विनोइंग इज द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग शाफ्ट, CHAFF, शाफ्ट मींस आप कह सकते हैं सीड के बाद जो क्रॉप प्लांट से पार्ट बचता है उसको शाफ्ट बोलते हैं। सो द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ शाफ्ट फ्रॉम ग्रेन्स इज कॉल्ड एज विनोइंग। तो विनोइंग तो नॉर्मल प्रोसेस से होता है, ह्यूमन एफर्ट से होता है। और हार्वेस्टिंग में बस इतना ही है कि हमें हार्वेस्टिंग क्या करना है, जब क्रॉप प्लांट बिल्कुल उग जाएगा तो उसका कटिंग हो सकता है। कटिंग नॉर्मल फिजिकल एफर्ट से भी किया जा सकता है और मशीन के हेल्प से भी किया जा सकता है। एंड द लास्ट वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज स्टोरेज। देखिए दोस्तों, 2000 आप कह सकते हैं 11 का एक डेटा है, हर इंडिया में स्टोरेज के कारण इतना क्रॉप बर्बाद होता है कि 3.5 करोड़ लोगों को साल भर तीनों टाइम का खाना मिल सकता है। तो प्रॉपर स्टोरेज नहीं होने के कारण इतना ग्रेन जो है इंडिया में खराब हो जाता है। तो अगर हम प्रॉपरली स्टोर करें तो वो काम आ सकता है, थोड़े मैनकाइंड के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो स्टोरेज करने से पहले, स्टोर मतलब हम कैसे
जमा करते हैं अपने ग्रेन्स को। तो प्रॉपर्ली ध्यान रहे स्टोरेज कहाँ करना है, क्या क्या कारण है जो स्टोरेज के कारण हमारा क्रॉप प्लांट्स खराब होता है ग्रेन, और कैसे हम उसको रखेंगे। तो देखिए पहले जानते हैं खराब क्यों होता है। तो खराब होने का 2 रीजन है, एक बायोटिक रीजन, एक एबायोटिक रीजन। बायोटिक रीजन मतलब द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इफेक्ट और दैट कॉजेज स्टोरेज लॉस, जैसे फंगस हो गया, टर्माइट्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, जो हमारे ग्रेन्स को खराब करता है, उसको हम बोलते हैं दैट आर द बायोटिक रीजंस ऑफ स्टोरेज लॉस। एंड एबायोटिक रीजन इज सनलाइट एंड मॉइस्चर और टेम्परेचर। गलत टेम्परेचर, गलत सनलाइट और अमाउंट ऑफ सनलाइट और गलत मॉइस्चर में अगर आप रखिएगा ग्रेन्स को तो उसमें फंगस लगने का चांसेस बढ़ जाएगा, वो खराब होने का चांसेस बढ़ जाएगा। तो दीज आर द बेसिक 2 factors that causes storage loss: biotic factor and abiotic factor. All the living factor that causes loss, storage loss comes under biotic factor, yani termites, fungus, insects, rodents, etc. And all the abiotic factors like sunlight, moisture, temperature comes under abiotic factors. तो स्टोरेज करने से पहले ग्रेन्स को हम प्रॉपर्ली वॉश करते हैं ताकि उसके अंदर जितना भी फंगस बैक्टीरिया जो भी है वो खत्म हो जाए, और उसको प्रॉपर्ली ड्राई किया जाता है स्टोर करने से पहले। तो प्रॉपर्ली सनलाइट में कुछ समय तक ड्राई किया जाता है, उसके बाद हम स्टोर करते हैं। स्टोरेज का भी टाइप है, अगर हम घरों में स्टोर करते हैं तो मेटेलिक आइटम्स में अपना अलग अलग कंटेनर में करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्मॉल स्केल स्टोरेज। और जब लार्ज स्केल स्टोरेज होता है, यानी कि आप कह सकते हैं कोल्ड स्टोरेज होता है, सिलोज होता है, ग्रेनरी होता है, गवर्नमेंट का ऐसा होता है, ये लोग प्रॉपर टेम्परेचर में बहुत ज्यादा चीजों को स्टोर करके ग्रेन्स को हमारा रखते हैं। सिलोज है, ग्रेनरी है, कोल्ड स्टोरेज है, वहां पे भी क्रॉप जो है खराब नहीं होता है। तो स्टोरेज स्मॉल स्केल भी हो सकता है, लार्ज स्केल भी हो सकता है। स्मॉल स्केल हम घरों में रखते हैं अपने मेटेलिक कंटेनर्स वगैरह में, और लार्ज स्केल में होता है स्टोरेज, कोल्ड स्टोरेज होता है, ग्रेनरी और सिलोज, ये सब होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बेसिकली स्टोरेज इतना है। एंड लास्ट टॉपिक है आपके चैप्टर का, दैट इज लाइफस्टॉक क्लियरिंग। तो बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ पढ़ना नहीं है, हमें बस इतना जानना है कि एनिमल्स हमें क्या क्या प्रोड्यूस मिलता है। तो एनिमल्स हमें मिल्क मिलता है, मिल्क गिविंग एनिमल्स आर कॉल्ड रिच एनिमल, काऊ और बफेलो मिल्क गिविंग एनिमल्स है। एग और फ्लैश मिलता है हमें चिकन से, और भी है डक का भी रियरिंग केयरिंग होता है। एंड लास्टली वुल मिलता है हमें शीप के स्किन से। तो आज के लिए बस इतना ही, आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। टिल देन गुड बाय, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।